इंडियन पॉलिटी का ये आपका अध्याय 47 होगा। अध्याय 47 का पार्ट 1 होगा। अध्याय 47 में हम यहाँ पे आपको अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर SCs, SC स्मॉल एस। राष्ट्रीय, अब यहाँ पर देखिए क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है कि इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 को संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। के द्वारा अनुच्छेद इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। 338 के द्वारा आपको क्या देखिए, आपको पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाया गया, इसमें देखते हैं हम। इसका ये मतलब अनुच्छेद 338 संविधान के भाग 16 में वर्णित है। अनुच्छेद 338 संविधान के भाग 16 में वर्णित है, जिसे कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 338 संविधान के भाग 16 में वर्णित है, जिसे कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद की संज्ञा दी गई है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, दूसरी ओर अन्य राष्ट्रीय आयोग, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में आपको हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में आपको हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना 1993 में, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुआ था। आदि संवैधानिक आयोग ना होकर सांविधिक आयोग है, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है। आप ये सोचिए क्या कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान के द्वारा किया गया है, ठीक है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 338 में आपको संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में वर्णित है। अब आप ये देखिए, जबकि दूसरी ओर देखिए क्या राष्ट्रीय महिला, जैसे आपको देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हुआ, जिसकी स्थापना 1993 में आपको हुई थी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना भी 1993 में ही हुई थी। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये सभी संवैधानिक आयोग नहीं बल्कि सांविधिक आयोग है। ये सभी जो आप अभी देखें, राष्ट्रीय महिला आयोग देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देखिए, ये जितने भी नाम लिए गए हैं, पहला आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, और आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। ये सभी आयोग जो आपको है ये अभी आपको सांविधिक, ये आयोग आपको सांविधिक आयोग है, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई। देखिए वह कोई संस्था या कोई आयोग, कोई भी संस्था जिनकी स्थापना आपको संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाए तो उसको बोलते हैं सांविधिक आयोग। तो सांविधिक आयोग उसको बोलेंगे जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई हो। संसद के अधिनियम के द्वारा जिसकी स्थापना की गई हो उसको सांविधिक आयोग। देखिए शास्त्र मतलब संविधान और विधि मतलब होता है कानून। अब के आयोग का उदय यहाँ पर देखिए, आयोग का क्या मूलतः संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करता, उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। अब पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर मतलब आपको ये हुआ कि देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण की व्याख्या बाद में पृथक आपको की गई है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा गया क्या कि आपको कि मूलतः संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, जो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उसे अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त कहा जाएगा तथा उसे उक्त कार्य सौंपे जाएंगे। अब 1978 में एक गैर सांविधिक
सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से आते हुए में 1987 में सरकार ने एक संशोधन कर में आपको 1980 के कार्यों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों एवं विकास के स्तर के मूल्यांकन हेतु सुझाव देने की एक राष्ट्रीय स्तर के विधिक आयोग के रूप में की गई थी। अब आपके यहाँ देखिए क्या कि बाद में 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपको अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यह अधिनियम को 12 मार्च 1992 से प्रभाव में आया। यह अधिनियम को 12 मार्च 1992 से आपको प्रभाव में आया। तो बाद 1990 में ही आपको क्या हुआ कि 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम जो वो आपको 12 मार्च 1992 को प्रभाव में आया था, के द्वारा एक अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के साथ 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। पुनः 2003 में 89वां आपको 89वां में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया। आपको देखिए ये जो अधिनियम था, ये आपकी अधिनियम 19 फरवरी 2004 को प्रभाव में आया था। ये जो अधिनियम था मतलब 2003 में जो आपको 89वां संविधान संशोधन हुआ था, ये जो आपको अधिनियम था आपको 19 फरवरी 2004 से प्रभाव में आया था। तो पुनः क्या कि सरकार ने पुनः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत नामक दो नए आयोग बना दिए गए। वर्ष 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। वर्ष 2004 से आपको पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी शर्त एवं कार्यकाल भी आपकी नियमन आयोग के कार्य यहाँ देखिए। आयोग के कार्य निम्नानुसार पहले देखिए, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन का समीक्षा करना। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना था उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। दूसरा आपको देखिए अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। तीसरा देखिए अनुसूचित जातियों के समाजार्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना तथा संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
फिर आपको चौथा कार्य आपके यहाँ पर क्या है कि इनके संरक्षण के संबंध उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। पाँचवां देखिए आपको पाँचवां कार्य इन सुरक्षात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में आवश्यक सिफारिशों तथा अनुसूचित जातियों के समाज आर्थिक विकास एवं लाभ के लिए प्रयास करना। छठा आप कार्य क्या है, यदि राष्ट्रपति आदेश दे तो अनुसूचित जातियों के समाज आर्थिक विकास हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना। फिर आपको आयोग का देखिए प्रतिवेदन क्या, आपको आयोग का प्रतिवेदन यहाँ पर देखिए आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, वह जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट दे सकता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट से संबंधित राज्यों के राज्यपाल को भी भेजता है, जो उससे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपाल को भी भेजता है, जो उससे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राजपाल इसे आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए इस ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। इस ज्ञापन में ऐसे किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण भी होने चाहिए। अब देखिए आयोग की शक्तियाँ, तो आयोग की क्या सब शक्तियाँ आप इसमें देखिए आयोग की शक्तियाँ, तो आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई। 2018 तक आयोग से अपेक्षा की जाती थी कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए उसी प्रकार कार्य करते रहे। उसे इस दायित्व से 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा मुक्त कर दिया गया। अब उसे इस दायित्व से 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा मुक्त कर दिया गया। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा है या किसी शिकायत की जांच कर रहा है तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होगी। जहां याचिका दायर की जा सकती है तथा विशेषकर निम्नलिखित मामलों पर देखिए यहाँ पर भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी समीक्षा करना। भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। देखिए यहाँ पर किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। किसी न्यायालय किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। अब किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। अंगद के साथियों और देखिए साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना। देखिए कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के करता है। दूसरे शब्दों में आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा और इसके संबंध में राष्ट्रपति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पॉइंट 8 का मतलब ये होगा कि अनुच्छेद 338 के खंड 10 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है। अब
यहाँ पे ये अध्याय जो आपको है वो पूरी तरह से फिनिश होता है। आपको अगला अध्याय आपको यहाँ पर अध्याय नंबर 48 यहाँ पे देखिए, अध्याय नंबर 48 आपके यहाँ पर है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए देखिए, अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटीएस। देखिए अनुसूचित जाति, देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के द्वारा किया गया है। आपको 338 क के द्वारा आपको किया गया है। अभी आप ये देखिए क्या कि देखिए अनुच्छेद 338 क संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध में वर्णित है। इस अनुच्छेद को 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अब आप यहाँ पर आपको आगे देखिए, आपको यहाँ पर क्या अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग, देखिए 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देखिए, ये जो आपको अधिनियम था 1990 का जो 65वां अधिनियम था, वो आपको 12 मार्च 1992 से प्रभाव में आया था। देखिए 12 मार्च 1992 को प्रभाव में आया था। तो 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं एक राष्ट्रीय जनजाति आयोग की अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 का ये मतलब हुआ क्या कि देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण की व्याख्या बाद में आपको पृथक अध्याय, इसका कोई मतलब नहीं। पॉइंट नंबर 3 का यहाँ पर कोई मतलब। एक बार फिर इसको देखते देखिए यहाँ पर कि देखिए 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जातियों से भिन्न है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से आपको अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जातियों से भिन्न है तथा उनकी समस्याएं भी आपको अनुसूचित जातियों से भिन्न है। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के जनजातीय कल्याण मंत्रालय का होना आवश्यक है। चूँकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। संभव नहीं था। अब यहाँ देखिए सामाजिक न्याय एवं आपको पॉइंट नंबर 4 के यहाँ मतलब है क्या, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करता है। अब आगे हम देखें कि इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाए तथा दोनों के लिए पृथक आयोग की स्थापना की जाए। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाए तथा दोनों के लिए पृथक आयोग की स्थापना की जाए। इसकी स्थापना अंततः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। अब की पॉइंट नंबर 5 के यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि आपको ये अधिनियम आपको ये जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये आपको 19 फरवरी 2004 को अस्तित्व में आया था, मतलब प्रभाव में आया था।
इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया तथा उसमें एक नया अनुच्छेद 338 को और जोड़ा गया। वर्ष 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। वर्ष 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एवं 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते उनकी सेवा शर्त एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही तय किए जाते हैं। अब चूँकि नियमानुसार इस आयोग का जो कार्यकाल होता है वो आपको 3 वर्षों का ही होता है। अब देखिए आयोग के क्या कार्य उसको देखते हैं। आयोग के यहाँ पर कार्य को देखिए। आयोग के कार्य निम्नानुसार है। पहला देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के संविधान या तत्समय प्रवृत्त अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान, अनुसूचित जनजातियों का आपको संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपाय संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे था। इस संविधान अनुसूचित किसी अन्य विधियां या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करें। अब ख में आप देखिए क्या है कि ख में आपको अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच करें। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि अनुसूचित जनजातियों, यहाँ पर आगे कहता है क्या अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उन पर सलाह देता संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। अब घ में यहाँ पर देखिए, घ में आपको क्या है, उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अब आपको आगे यहाँ पर अंगन में ऐसी रिपोर्ट में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे। और 4 में यहाँ देखिए, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या है कि आयोग के अन्य कार्य देखें। आयोग के अन्य कार्य यहाँ पर देखिए क्या है कि 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नयन के लिए आयोग के निम्नलिखित कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए हैं। पहला यहाँ पर देखिए क्या कि यहाँ पॉइंट नंबर 5 के मतलब क्या, अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग अन्य कार्यों का विनिर्देशन नियमावली 2005। अब पहला कार्य आपके क्या, वन क्षेत्र में देखिए, वन क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय। वन क्षेत्र में रह रहे अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज मतलब वन का जो उपज होता है, वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय। दूसरा यानी कि कानून के अनुसार जनजातीय समुदाय को कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के खनिज तथा जल संसाधन आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय। कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय। कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों को खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय। तीसरा देखिए क्या कि तीसरा आपके यहाँ का जनजातियों के विकास तथा उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबंधी उपाय। जनजातियों के विकास तथा उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबंधी उपाय। योजनाओं द्वारा विकास परियोजनाओं द्वारा भी स्थापित जनजातीय समूहों के लिए आपको सहायता एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावकारिता बढ़ाने संबंधी उपाय।
पाँचवां, जनजातीय लोगों का देखिए जनजातीय लोगों का भूमि से बिल्कुल रोकने के उपाय। जनजातीय लोगों का भूमि से बिल्कुल रोकने के उपाय था उन लोगों का प्रभावी उन लोगों का प्रभावी पुनर्वासन करना, उन लोगों का प्रभावी पुनर्वासन करना जो पहले ही भूमि से विलग हो चुके हैं। छठा यहाँ देखिए आएगी, छठा आपको जनजातीय समुदाय। देखिए जनजातीय समुदाय की वन सुरक्षा, जनजातीय समुदाय की वन सुरक्षा तथा सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग एवं संलग्नता प्राप्त करने संबंधी उपाय। यहाँ पर कहा क्या है कि जनजातीय समुदाय की देखिए जनजातीय समुदाय की वन सुरक्षा, जनजातीय समुदाय की वन सुरक्षा तथा सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग, सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग एवं अधिकतम सहयोग एवं संलग्नता प्राप्त करने संबंधी उपाय। फिर आपको यहाँ पर आपको सातवां पॉइंट कहता है क्या कि पेशा। देखिए पेशा अधिनियम 1996, पेशा अधिनियम 1996, पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय। पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय। आठवां यहाँ पर कहता है कि जनजातियों द्वारा आपको झूम खेती के प्रचलन को कम करने तथा अंतर समाप्त करने संबंधी उपाय, जिसके कारण उनके लगातार अशक्तिकरण के साथ भूमि तथा पर्यावरण क्या है यहाँ देखिए। अब आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी देखिए वोटों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। अब देखिए आयोग की शक्तियाँ क्या है। देखिए आयोग को अपनी कार्यविधि को विनियमित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। देखिए आयोग को अपनी कार्यविधि को विनियमित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। आयोग को किसी विषय का अन्वेषण करते समय या किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टता निम्नलिखित विषयों के संबंध में है। वे सभी शक्तियाँ होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अर्थात पहला कोई हम देखिए भारत के किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। यहाँ पर देखिए किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। यहाँ देखिए शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। यहाँ देखिए किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अधिपेक्षा करना। यहाँ देखिए साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए आपको कमीशन निकालना। अच्छा देखिए कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित आपको अवधारित करें। फिर हम कहेंगे कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। यहाँ से आपको देखिए ये अध्याय भी पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। आपको फिर अगला अध्याय आपके यहाँ पर है 49 में आपको क्या कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको यहाँ पर है। आपको अध्याय नंबर यहाँ पर आपको 49 है। अध्याय नंबर 49 में आपके यहाँ पर कहता है अध्याय नंबर 49 आपके यहाँ पर है क्या। अध्याय नंबर 49 में आपके यहाँ पर है आपको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ पर आपको है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ पर आपको नेशनल कमीशन फॉर BCS। देखिए नेशनल कमीशन फॉर BC एस में आपको देखिए आपको आयोग की स्थापना सबसे आपको यहाँ पर आयोग की स्थापना देखिए मंडल मुकदमे। पहले आपका मंडल मुकदमा देखिए मंडल मुकदमा को पॉइंट नंबर 1 में इसका मतलब ये हो गया कि इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ 1992 का मामला है। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ आपको भारतीय संघ आपको यहाँ पर देखिए 1992 के मामला का अंतर्गत इसको बोलते हैं मंडल मुकदमे। मंडल मुकदमे के निर्णय 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने योग्य अंडर इंक्लूसन सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर असमाविष्ट होने संबंधित नागरिकों की शिकायतों की जांच के लिए एक अस्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना निर्देशित किया।
उसी अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, एन से आपको नेशनल, सी से आपको कमीशन, बी से बैकवर्ड, सी से क्लास। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब एनसीबीसी की स्थापना 1993 में की गई थी। अब देखिए 1993 में, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा मंडल मुकदमे के निर्णय 1992 एक बार फिर से देखिए, मंडल मुकदमे के 1992 सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने योग्य अंडर इंक्लूसन, सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल अतः सूची से बाहर असमाविष्ट होने संबंधी नागरिकों की शिकायतों की जांच के लिए एक अस्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निर्देशित किया। उसी अनुसार आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना 1993 में की गई। अब बाद में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी कि इस आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को भी आपको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। बाद में 102 में यानी कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इन सभी को आपको संवैधानिक निकाय प्राप्त है। ये सभी आपको संवैधानिक निकाय है, मतलब इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। बाद में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन के अंतर्गत एक नए अनुच्छेद 338 बी का प्रावधान संविधान में किया गया। इस प्रकार आयोग एक वैधानिक निकाय मात्र न बनकर संवैधानिक निकाय बना दिया गया। इस प्रकार आयोग एक वैधानिक निकाय मात्र न बनकर संवैधानिक निकाय बना दिया गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 का मतलब आपके यहाँ पे ये है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 द्वारा निश्चित रिपील्ड कर दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 आपको निश्चित रिपील्ड कर दिया। मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम 2018 द्वारा आपको निश्चित मतलब हटा दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। अब आपको यहाँ पर आगे है क्या कि बन गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत आयोग के कार्य का विषय क्षेत्र व्यापक बन गया। ऐसा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। ऐसा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 के यहाँ पर मतलब क्या है, 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा एक नया अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया। 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा एक नया अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कि नई व्यवस्था के अंतर्गत आयोग के कार्य का विषय क्षेत्र व्यापक बन गया। ऐसा आपको सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में नए आयोग का वही दर्जा बन गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी को प्राप्त था। दूसरे शब्दों में आपको नए आयोग का वही दर्जा बन गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बोलते हैं एनसीएससी, शॉर्ट में बोलते हैं एनसीएसटी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी को प्राप्त था। आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर मुहर के माध्यम से होती है। उनकी सेवा शर्त एवं सेवा अवधि का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट में आपको देखिए 5 नियमानुसार वे 3 साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। अब देखिए आयोग के कार्य यहाँ देखिए, आयोग के कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य हम देखिए क्या है, पहला कार्य आपका सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं अनुश्रवण तथा उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन। आपको पहला यहाँ पर कार्य क्या, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं अनुश्रवण तथा उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन। आपको पहला यहाँ पर कार्य संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य संचालन का मूल्यांकन।
केंद्र अथवा किसी राज्य में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी तथा इसके लिए सलाह देना, साथ ही उनके विकास संबंधी प्रगति का मूल्यांकन करना। को 4 में देखिए इन सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष अथवा जब भी वह उचित समझे सौंपना। 5 आपको सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केंद्र अथवा राज्य को अनुशंसाएं देना। 6 देखिए आपको सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करना, जिनके लिए आपको राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करना, जिनके लिए राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। अब देखिए आयोग का प्रतिवेदन यहाँ देखिए। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को समर्पित करता है। इसके अतिरिक्त वह आवश्यक होने पर अपना प्रतिवेदन उन्हें समर्पित कर इसके अतिरिक्त भी वह आवश्यक होने पर अपना प्रतिवेदन उन्हें समर्पित कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन संसद के समक्ष देखिए ज्ञापन में जिन अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, उसके बारे में कारण भी स्पष्ट किया जाता है। राष्ट्रपति आयोग द्वारा प्रेषित किसी राज्य संबंधित प्रतिवेदन को संबंधित राज्य को अग्रसारित करते हैं। इस प्राप्त प्रतिवेदन को राज्य सरकार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके साथ आयोग की अनुशंसा पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला एक ज्ञापन में संलग्न होता है। जिन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा सकता, उनके कारणों की व्याख्या भी ज्ञापन में होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको देखिए आयोग की शक्तियाँ क्या है, यहाँ देखिए आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित एवं विनियमित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ पर किसी मामले का अनुसंधान अथवा शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियाँ विहित होती है। किसी मामले का अनुसंधान अथवा किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियाँ विहित होती है। पहला, विशेषकर निम्नलिखित मामलों में पहला देखिए भारत के किसी भूभाग से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं शपथ कराकर उससे पूछताछ करना। यहाँ पर आपको ये कि भारत के किसी भूभाग से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं शपथ कराकर उससे पूछताछ करना। फिर आपको आगे क्या, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुतिकरण की मांग करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना। किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना। 5वां, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के समन जारी करना तथा 5वां को कार्य क्या, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के समन जारी करना। और छठा कार्य आपके कोई अन्य मामला जिसका विनिश्चय राष्ट्रपति करे। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से सलाह लेना जरूरी है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से सलाह लेना जरूरी है। फिर आपको यहाँ पर आपको अध्याय नंबर 50 आपके यहाँ पर अगला अध्याय नंबर 50 में आपको क्या है कि अब भाषाई अल्पसंख्यक अध्याय नंबर 50 आपके यहाँ पर है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। देखिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, देखिए आप इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसका आपको संवैधानिक उपाय यहाँ पर देखिए क्या है, आपको है इसका पर आपके यहाँ पर देखते हैं। सबसे आपको यहाँ पर इसका संवैधानिक उपाय देखिए, मूल रूप में भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष आधिकारिक संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अब इसका पॉइंट एक यहाँ देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वह समूह, देखिए भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वह समूह है जिनकी मातृभाषा राज्य की सबसे प्रमुख भाषा है या राज्य के किसी एक भाग की सबसे प्रमुख भाषा से अलग हो। ये इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य अनुसार किया जाता है।
देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वह समूह जिनकी मातृभाषा राज्य की सबसे प्रमुख भाषा या राज्य के किसी एक भाग की सबसे प्रमुख भाषा से अलग हो। इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यकों का निर्धारण निर्धारण राज्य अनुसार किया जाता है। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष आधिकारिक संबंध कोई प्रावधान नहीं है। बाद में आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 से 1955 ने इस संबंध में सिफारिशें की। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 17 में आपको अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। आपको अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न उपबंध है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 का मतलब है कि देखिए, भाग 17 में आपको राजभाषा का उल्लेख किया गया। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया था। इसमें कुल 4 अध्याय। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। अनुच्छेद 350 ख और एक अनुच्छेद 350 ख जिसका नाम विशेष निर्देश है। जिसका नाम आपको विशेष अनुच्छेद 350 ख का विशेष नाम क्या है, जिसका नाम आपको विशेष निर्देश है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको देखिए कि इस संबंध में आपको क्या 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग 17 में आपको अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न उपबंध है। पहले आपको क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दूसरा, विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा। अब इसका पॉइंट नंबर 3 का मतलब क्या है? देखिए, पॉइंट नंबर 3 का यहाँ पर मतलब क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण की व्याख्या बाद में की गई है। अब आपके देखिए कि वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, सेवा शर्त, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको आगे क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त यहाँ देखिए। संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त कमिश्नर का पद नाम दिया गया। इस अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त या कमिश्नर का पद नाम दिया गया है। इस आयुक्त का मुख्यालय आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है तथा बेलगाम कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु एवं कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप आयुक्त असिस्टेंट कमिश्नर होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप आयुक्त मतलब आपको असिस्टेंट कमिश्नर होता है। मुख्यालय में आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक उपायुक्त एवं एक सहायक नियुक्त होते हैं। मुख्यालय में आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक उपायुक्त एवं एक सहायक आयुक्त होते हैं। आयुक्त इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करता है। केंद्रीय स्तर पर आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। आपके यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 का मतलब क्या है? अब तक 52 रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब तक 52 रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं। अब आपको आगे देखिए आयुक्त की भूमिका देखिए। आयुक्त की क्या भूमिका है? देखिए, आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों संबंधी उन सभी मामलों को हाथ में लेता है जो उसके संज्ञान के
उसके संज्ञान के भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूह, संघों अथवा संगठनों द्वारा लाए जाते हैं। जो राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासन उच्चतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों से संबंधित होते हैं। आयुक्त ऐसे मामलों में आपको निंदात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करता है। आयुक्त ऐसे मामलों में निंदानात्मक कार्रवाइयों की अनुशंसा करता है। अब आपको पॉइंट नंबर यहाँ पर 5 में क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर आपको क्या है कि इंडिया 2013 पब्लिकेशन, आपको सॉरी इसका कोई पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब आपके यहाँ देखिए देखिए आपको आगे क्या है कि भाषा अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आपको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकार और संघीय क्षेत्रों से अनुरोध भी किया है कि वे आपको भाषाई अल्पसंख्यक समूह की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकार तथा संघीय क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा का प्रचार तथा इसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई करे। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों से कहा गया कि वे संबंधित योजनाओं को लागू करने की प्राथमिकता दे और भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति को सुरक्षित करने के सरकारी उपायों को नया आवेग देने के लिए एक पृथक एक 10 सूची एक आयु सॉरी आपको सरकारी उपायों को नया आवेग देने के लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत की। 10 सूत्री कार्यक्रम की भी आपको शुरुआत की। अब आपको आगे यहाँ पर है क्या, एक दृष्टि एवं लक्ष्य, इसका दृष्टि एवं लक्ष्य देखिए। आयुक्त की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्नलिखित है। आयुक्त की दृष्टि एवं लक्ष्य जो आपको वह निम्नलिखित है। पहला दृष्टि आप देखिए क्या, पहला दृष्टि आपके यहाँ पर क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावित तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस पर आपको अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आपको संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावित तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वाले समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना। फिर आपको यहाँ पर लक्ष्य देखिए, यहाँ पर फिर आपको लक्ष्य ये है क्या, यह सुनिश्चित लक्ष्य क्या इसका आपको लक्ष्य है क्या, यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य या संघीय क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करके उनके समावेशी विकास के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। फिर आपको कार्य एवं उद्देश्य, अब यहाँ पर देखिए कार्य एवं उद्देश्य आयुक्त के कार्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आयुक्त के कार्य एवं उद्देश्य आपको निम्नलिखित हैं, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए अब के कार्य यहाँ देखिए, पहला कार्य आपके कि भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान। भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति पर सुरक्षा के कार्यान्वयन को बैठकों तथा समीक्षा प्रक्रिया आदि के माध्यम से पूर्ण करना। सुरक्षाओं के कार्यान्वयन बैठकों तथा समीक्षा प्रक्रिया आदि के माध्यम से अनुश्रवण करना। अब एक उद्देश्य यहाँ देखिए क्या उद्देश्य आपको इसका है, देखिए समावेशी विकास, इसका उद्देश्य आपके यहाँ पे कि समावेशी विकास राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। समावेशी विकास राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा आपके यहाँ पे भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना। तीसरा आपके यहाँ पर कि भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा। भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षाओं जिन पर राज्य या संघीय क्षेत्रों की सहमति है के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य
सुरक्षाओं जिन पर राज्य या संघीय क्षेत्रों की सहमति है के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। चौथा आपके यहाँ पे क्या है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना। अब आपको आगे यहाँ पर है, देखिए इस तरह से ये आपको अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। आपको आगे यहाँ पर अध्याय है 51। आपके अध्ययन में आपको 51 यहाँ पर क्या अध्ययन में 51 आपको यहाँ पर है। अध्ययन 51 आपके यहाँ पर क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आप देखिए। अब आपको यहाँ आगे है भारत के तो भारत के संविधान, देखिए भारत के संविधान अनुच्छेद 128 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप आपको महालेखा परीक्षक भी कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। भारतीय परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त आयोग यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको इसका पहला पॉइंट के अंतर्गत देखिए ब्रिटिश शासनकाल में 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में 1753 में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की स्थापना आपको किया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल है। इन रक्षकों में आपको उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल है। अब देखिए नियुक्ति एवं कार्यकाल हम सबसे आपको नियुक्ति एवं कार्यकाल हम देखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। पहला, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। दूसरा, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तीसरा, आपको पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। अब किसी ये शपथ देता है कि सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। चौथा देखिए यहाँ पर संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। फिर आपको आगे आप इसका कार्यकाल देखिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष, आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु का तक होता है। इससे पहले वो राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए स्वतंत्रता, यहाँ देखिए क्या इसको स्वतंत्रता मिली हुई है। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई। पहला, इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसे केवल लिखित कार्रवाई के जरिए हटाया प्रसाद पद पर नहीं, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही
के बाद या अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार को, ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरा देखिए, इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्त संसद द्वारा निर्धारित होती है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्त संसद द्वारा निर्धारित होती है। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। वेतन जो आपको होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। दूसरा यहाँ पे देखिए, इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति के आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है भारत के संचित निधि पर बाधित होंगे, अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते और पेंशन है भारत के संचित निधि प्रभावित होंगे, अतः इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या है, देखिए कर्तव्य और शक्ति यहाँ पर देखिए। संविधान के अनुच्छेद 151 संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकार या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। संविधान का अनुच्छेद 151 संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महासंस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य एवं शक्तियाँ एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित है। पहले हम देखिए क्या, पहला उसका कार्य कर्तव्य जो आपके यहाँ पर आपको है वो आपको इस प्रकार है। क्या, वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। दूसरा, वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा से प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तीसरा, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी विभाग द्वारा आपको ट्रेंडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। चौथा, वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रिया निर्मित की गई है। पाँचवां क्या, वह निम्नांकित प्राप्तियों और व्यय का भी लेखा परीक्षण करता है। अब देखिए, में यहाँ क्या, वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, वह सरकारी कंपनियां एवं जब संबंध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण। छठा देखिए, वह ऋण निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्यों को भी लेखा परीक्षा करता है। अब देखिए, वह राष्ट्रपति की
स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने प्राप्तियों स्टॉक लेखाओं और अन्य की भी लेखा परीक्षा करता है। 7वां, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। अब देखिए वह राष्ट्रपति की इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या है, देखिए आगे आपको यहाँ पर आपको क्या है कि वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो संसद के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151 के तहत वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो संसद के पटल पर रखते हैं, जो आपको अनुच्छेद 151 के तहत। 10वां अधिकार यहाँ देखिए क्या, वह राज्य सरकार के लेखों संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं, अनुच्छेद 151 के तहत ही। अब 11वें में देखिए आप क्या है कि वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है, अनुच्छेद 279 के तहत। उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। अब 12वें में क्या, वह संसद की लोक लेखा समिति गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह संसद की लोक लेखा समिति गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 13 में क्या है कि वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन अनुरक्षण करता है। 1976 में से केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। अब देखिए CAG जिसको हम बोलते हैं क्या है, देखिए CAG के राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला, विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। वित्तीय लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट। और सरकारी उपक्रमों पर वित्तीय लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करता है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। अब विनियोग लेखा, आप यहाँ पर क्या है, विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद के विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद के विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है। जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियां तथा केंद्र सरकार की अदायगी को प्रदर्शित करता है। जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों तथा केंद्र सरकार की अदायगियों को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखिए भूमिका, भूमिका क्या है, भूमिका यहाँ पर देखिए क्या कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण एवं वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परिषद उत्तरदायी होता है। कार्यकारी अर्थात मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। कार्यकारी अर्थात मंत्रिपरिषद की संसद वित्तीय प्रशासन उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। अब देखिए महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक क्या है, जिसको बोलते हैं क्या, CAG क्या को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडार, स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है। जबकि खर्च के संबंध वह लेखा परीक्षा के विषय में क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी परीक्षा संहिता तथा नियमावली की रचना करता है। एक बार इसको फिर से हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक जिसको क्या बोलते हैं, क्या को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों तथा स्टॉक के लेखा परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है। जबकि खर्च के संबंध वह लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी
तथा स्वयं अपनी लेखा परीक्षा संहिता तथा नियमावली की रचना करता है। उसे अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने की नियमावली के संबंध में कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। देखिए 2018 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन आपको 2.5 लाख प्रति माह तय किया गया था। अब क्या को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था वह उसी प्रयोजन की या सेवा विधिक और विनियामक लेखा परीक्षक अतिरिक्त तथापि विधि और ब्यौरे नहीं मांग सकता। इस संबंध में क्या कार्यकारी एजेंसी द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, परंतु सक्षम प्रशासनिक अधिप्राधिकार प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को परंतु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा कि वह इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान के भारत के संविधान में क्या की परिकल्पना देखिए भारत के संविधान में क्या की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई। भारत के संविधान में क्या की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई। यद्यपि व्यवहार में क्या केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निर्वाह कर रहा है। यद्यपि व्यवहार में क्या केवल दूसरे शब्दों में धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग क्या के प्राधिकार के बिना चौक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं और अनेक विभाग क्या के प्राधिकार के बिना चौक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। क्या की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। क्या की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा की अवस्था में है। क्या की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में ही आपको है। अब यहाँ पर देखिए इस संबंध में भारत के क्या की भूमिका ब्रिटेन के केग जिसके पास नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक की शक्तियों से बिल्कुल भिन्न है। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी लोक राजकोष से केवल क्या की स्वीकृति से धन निकाल सकती है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। आप देखिए भारत के संविधान में क्या की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई। यद्यपि व्यवहार में क्या केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निर्वाह कर रहा है। दूसरे शब्दों में क्या का भारत के संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग क्या के प्राधिकार के बिना चौक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं और क्या की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। इस संबंध में भारत के क्या की भूमिका ब्रिटेन के क्या जिसके पास नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक की शक्तियों से बिल्कुल भिन्न है। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी लोक राजकोष से केवल क्या की स्वीकृति से धन निकाल सकती है। आगे यहाँ पर आपको है अब क्या सीएजी क्या तरह निगम देखिए अब क्या सीएजी क्या तरह निगम है। हम देखिए सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में क्या की भूमिका सीमित है। सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में क्या की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पर सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित 3 कोटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। पहला कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी द्वारा निर्धारित की जाती है। कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी अर्थात क्या द्वारा की जाती है। उदाहरण नाम देखिए क्या दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन एवं अन्य। अब देखिए दूसरा देखिए कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों जिसको बोलते हैं लेखा परीक्षक बोलते हैं, अंकेक्षकों को लेखा परीक्षक बोलते हैं। कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों लेखा परीक्षा के माध्यम के द्वारा की जाती है जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि
यदि आवश्यक हो तो सीएजी यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के हम देखिए क्या, केंद्रीय भंडार निगम और औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य, केंद्रीय भंडार निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य देखिए यहाँ पर। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या, आगे आपको क्या है कि कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा, देखिए लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है। तथा तथा इसमें सीएजी कोई भूमिका नहीं होती। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करती है। उदाहरण जीवन विज्ञान निगम देखिए यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक होगा, भारतीय स्टेट बैंक होगा, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि। अब के सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में भी सीएजी की भूमिका सीमित है। सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा में भी आपको सीएजी की भूमिका सीमित है। उनकी लेखा परीक्षा निजी अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सीएजी इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती है। सीएजी इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती है। विशेषज्ञों को विशेष उद्यमों जैसे कि इंजीनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, रसायन इत्यादि की लेखा परीक्षा के तकनीक पक्षों का ध्यान रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई। इसके एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं, जो कि सीएजी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब एच एप्पल बाई ने अपनी 2 रिपोर्टों में सीएजी की भूमिका की आलोचना की है। तथा उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न चिन्ह आपको लगाया है। 2 रिपोर्ट देखिए यहाँ पर, 2 रिपोर्ट इस प्रकार, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1953 के तहत दूसरा आपको रिपोर्ट है री एग्जामिनेशन ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 1956 द्वारा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 रिपोर्ट जो भी हम बोले, अब यहाँ पे क्या है, पॉल एच एप्पल बाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी 2 रिपोर्टों में सीएजी की भूमिका की कड़ी आलोचना की था। तथा उसके कार्य के महत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। उसने राय दी कि सीएजी को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त करना चाहिए। भारतीय लेखा परीक्षक की उसकी आलोचना निम्नलिखित बिंदु पर पड़ा। भारत में सीएजी का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है। भारत में सीएजी का वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है। आज सीएजी निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण। आज सीएजी निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण लेखा परीक्षा का दंडात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव। लेखा परीक्षा का देखिए यहाँ पर, लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव। लेखा परीक्षा का आपको दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव। लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव। तीसरा हम देखिए क्या, संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। इसलिए संसद सीएजी कार्यों को परिभाषित करने में विफल है, जैसा कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई है। अब आपको आगे यहाँ पर क्या है, देखिए आगे आपको वास्तव में आपको पॉइंट नंबर यहाँ पर 4 में देखिए, आपको पॉइंट नंबर 3 था, आपको पॉइंट नंबर 4 में हम देखिए क्या कि वास्तव में सीएजी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में ना तो जानते हैं, ना ही उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। दूसरा देखिए यहाँ पर 5वां कार्य देखिए क्या है, ऐसा देखिए 5वीं आलोचना यहाँ पर देखिए क्या है कि लेखा परीक्षा जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्या होती है, लेकिन यह प्रशासन नहीं है, यह आवश्यक है, लेकिन यह प्रशासन नहीं है, यह आवश्यक है, किंतु यह एक नीरस तथा सीमित परिप्रेक्ष्य एवं सीमित उपयोगिता वाला कार्य है। छठी आलोचना, किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सीएजी तथा उसे समस्त कर्मचारियों से ज़्यादा जानता है। किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सीएजी तथा उसके समस्त जानता है। अब यहाँ
अनुच्छेद आपको उसका अनुच्छेद देखिए आता है का 51.1 में भारत के महालेखा परीक्षक एवं भारत के महालेखा परीक्षक भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 1 नज़र में देखिए भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 1 नज़र में देखिए पहला देखिए पहला आपके यहाँ पे क्या पहला आपके यहाँ पर है कि अनुच्छेद 148 जो आपको है वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 जो आपको है वो आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 148 जो आपको वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। दूसरा आपको अनुच्छेद 151 जो है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 151 जो आपको है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 151 जो आपको है वो आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ आपको अनुच्छेद 151 जो है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ आपको है। अनुच्छेद 151 जो आपको है वो आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ आपको है। और अनुच्छेद 150 जो आपके यहाँ पर अनुच्छेद 150 जो आपको वह संघ राज्यों के लेखा प्रकार है। अनुच्छेद 150 जो आपको है वह संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार अनुच्छेद 150 जो आपको है वो आपको संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार है। और अनुच्छेद 151 जो है वह अंकेक्षण प्रतिवेदन है। अनुच्छेद 151 जो आपको वो आपको अंक 150 जो है वह संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार आपका अनुच्छेद 150 जो आपको संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार है। और अनुच्छेद 150 जो आपको है सॉरी यहाँ पे एक दो मिस्टेक हो गया क्या 127 और 149 होना चाहिए। अनुच्छेद 150 जो आपको संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार और अनुच्छेद 149 यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको 151 है बल्कि यहाँ पर 149 होना चाहिए। इस बारे में मतलब आपके यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य शक्तियाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ जब कोई अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य शक्तियाँ को अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य शक्तियाँ को कार्य एवं शक्तियाँ 149 अनुच्छेद 149 में ही आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य एवं शक्तियाँ आपको शामिल है। अनुच्छेद 150 में अनुच्छेद 149 में ही आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ शामिल है। आपको अनुच्छेद 148 में आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको कार्य महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपको है। और अनुच्छेद 149 में आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य एवं शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 149 में आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ आपको है। अनुच्छेद 149 में अनुच्छेद 150 में आपको संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार है। और आपको अनुच्छेद 151 आपको अंकेक्षण प्रतिवेदन आपको है। इस तरह से देखिए आपको ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। उसके बाद आपको अध्याय आता है आपका अध्याय नंबर 52 जिसको बोलते हैं भारत के महान्यायवादी। अध्याय नंबर 152 जो आपको हुआ है भारत के महान्यायवादी आपको यहाँ पर है। देखिए आपको अध्याय 52 आपको क्या अध्याय 52 में आपको देखिए अध्याय 52 आपके यहाँ पर है। अध्याय 52 आपके यहाँ पर भारत के महान्यायवादी जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर देखिए आपको क्या है। देखिए आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो संविधान में देखिए अनुच्छेद 76 संविधान में अनुच्छेद 76 जो आपको वो भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की भारत संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी आपको भारत का महान्यायवादी होता है जो संविधान के अनुच्छेद 76 में आपको है। देखिए संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 संविधान के भाग 5 अध्याय 1 संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 कार्यकारिणी में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया है। यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें पद का उल्लेख है। यह एकमात्र ऐसा उल्लेख है एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें पद का उल्लेख है। ठीक है अब आगे देखिए अब इसका सबसे पहले नियुक्ति एवं कार्यकाल देखिए महान्यायवादी इसको उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और भारत का नागरिक वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति कभी भी अपना त्यागपत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है। तो
अब देखिए संविधान में महान्यायवादी देखिए संविधान में महान्यायवादी का देखिए संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, जो उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक कार्य हो सकते हैं। देखिए भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य, जिसमें आपको यहाँ पर पहला आपको देखिए क्या कि आपको यहाँ पर देखिए क्या कि पहला कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। दूसरा यहाँ देखिए क्या विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। तीसरा संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करे। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करे। अब यहाँ देखिए राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य सौंपता है, जिसमें पहला आपको देखिए राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है, जिसमें पहला आपको क्या है, भारत सरकार संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। भारत सरकार संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। राष्ट्रपति देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अब देखिए अधिकार एवं मर्यादा, आपको यहाँ पे क्या अधिकार एवं मर्यादाएं देखिए, आपको अधिकार एवं मर्यादाएं देखिए। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर नहीं कर सकता। वो मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। ये एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं ताकि उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष से जटिलता न रहे। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। दूसरा, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तीसरा, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या है कि देखिए चौथा देखिए बिना भारत सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार की अनुमति को वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति को वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। पाँचवा देखिए जब तक कि विधि एवं न्याय मंत्रालय वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ उसे प्रेषित नहीं किया जाता वह विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। जब तक विधि या न्याय मंत्रालय वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस आशय कोई प्रस्ताव या संदर्भ उसे प्रेषित नहीं किया जाता वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। देखिए हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए आगे आपको भारत का महाधिवक्ता देखिए आपको यहाँ फिर आपको है भारत का महाधिवक्ता देखिए महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। वे महान्यायवादी के भारत का महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। वे हैं भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते। वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान में निर्मित है। दूसरे शब्दों अनुच्छेद 76 में आपको महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। दूसरे शब्दों में बोले तो अनुच्छेद 76 महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है।
सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होते हैं। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने का केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री, सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होता है। गया जिसमें कहा गया कि महान्यायवादी से स्वीकार नहीं किया गया। जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू की तो एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि महान्यायवादी के पद को विधि मंत्री मिला दिया गया, इसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या याद है आपको कि आप क्या भारत के महान्यायवादी संबंधित अनुच्छेद 1 नजर देखिए यहाँ पर भारत के महान्यायवादी संबंधित एक अनुच्छेद 1 नजर देखिए आपको तालिका 52 पर 1 में देखिए। पहले अनुच्छेद 76 में आपको भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में ही आपको भारत के महान्यायवादी हैं। और अनुच्छेद 88 में आपको क्या अनुच्छेद 88 में आपको महान्यायवादी के देखिए अनुच्छेद 88 में आपको महान्यायवादी के संसद के सदन होता है, इसकी समितियों जुड़े अधिकार है। महान्यायवादी के संसद के सदन होता है, इसकी समितियों 88 में भारत के महान्यायवादी हैं। अनुच्छेद 88 इसकी समितियों से जुड़े अधिकार। अनुच्छेद 105 आपको महान्यायवादी की शक्तियाँ विशेषाधिकार प्रतिरक्षा आपको है। अब आपको आगे देखिए ये अध्याय आपको पूरी तरह से फिनिश होता है। अब अगला अध्याय हम चलते हैं। अगला अध्याय में आपको क्या अनुच्छेद आपको अगला अध्याय आपका अनुच्छेद अगला अध्याय आपका अध्याय 53 अगला अध्याय आपका अध्याय नंबर 53 है। इसके अंतर्गत आपको राज का महाधिवक्ता, इसके अंतर्गत हम राज का महाधिवक्ता बोलेंगे, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बोलेंगे। अब देखिए संविधान देखिए अनुच्छेद 165 संविधान में अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए अब कि संविधान के भाग 6 देखिए संविधान के भाग 6 राज्य अध्याय 2 संविधान के भाग 6 राज्य अध्याय 2 में निहित अनुच्छेद 165 में आपको राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख है। यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें इस पद की चर्चा है। अब आगे अब इसका सबसे नियुक्ति एवं कार्यकाल देखिए नियुक्ति एवं कार्यकाल महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। वह देखिए उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। आपको नियुक्ति होनी चाहिए। अब पॉइंट में दूसरा क्या मतलब क्या है कि न्यायिक पद का तात्पर्य राज्य की न्यायिक सेवा के तहत कोई पद। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी का न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। अब देखिए संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वो अपने पद से त्याग पत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्याग पत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। अब आपको संविधान में आपको महाधिवक्ता के वेतन भत्तों की को भी निश्चित नहीं किया गया। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब कि महाधिवक्ता के कार्य हो सकते हैं यहाँ पर देखिए राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इसके नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्न है। पहला देखिए राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति को द्वारा सौंपे गए। दूसरा विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए। तीसरा संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। अब आप आगे यहाँ पर है अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबोधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वो अधिकृत है में बिना मताधिकार के मताधिकार वो नहीं कर सकता है। बोलने एवं भाग लेने का अधिकार उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि अनुच्छेद आपको तालिका 53.1 में राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद 1 नजर में देखिए।
अनुच्छेद 165 आपको राज्य के महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 177 में अनुच्छेद 177 में आपको राज्य विधायिका, तो राज्य विधायिका के सदन होता है, इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता का अधिकार है। अनुच्छेद 177 में राज्य विधायिका के सदन होता है, इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार है। अनुच्छेद 194 में क्या है? अनुच्छेद 194 को महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, पद रक्षा है। अनुच्छेद 194 में आपको महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, पद रक्षा आपको है। अनुच्छेद 53 पर देखिए, तो आपको तय का 53.2 देखिए, तय का 53.2 में क्या है कि संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देखिए, संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देखिए। अब अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी, है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपको है। फिर आपको यहाँ पर क्या है, देखिए आपको यहाँ पर अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 आई में आपको राज्य वित्त आयोग है। और अनुच्छेद 243 के में आपको राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 243 जेड डी में आपको जिला योजना समिति, अनुच्छेद 243 जेड डी में आपको जिला योजना समिति, अनुच्छेद 243 जेड डी में क्या, जेड डी में आपको क्या है, जेड डी में आपको जिला योजना समिति है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 217 जेड ई में आपको महानगरीय योजना, अनुच्छेद 217 जेड ई में आपको महानगरीय योजना में अंतर्राज्यीय परिषद, अनुच्छेद 263 में ही क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद है, और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में ही आपको वित्त आयोग है। अनुच्छेद 307 में क्या, अनुच्छेद 307 में आपको अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग है। अनुच्छेद 307 में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग, अनुच्छेद 307 में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग आपको है। अनुच्छेद 307 में आपको अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग है। अनुच्छेद 315 में आपको संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में आपको संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 324 आपको निर्वाचन, अनुच्छेद 324 आपको निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में आपको निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 338 में आपको अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय आयोग है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 338 में आपको अनुसूचित जातियों का राष्ट्रीय आयोग है। अनुच्छेद 338 ए में ही अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग है। अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग आपको अनुच्छेद 338 ए में आपको है। अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 ए में। अनुच्छेद 279 ए में आपको वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल है। अनुच्छेद 279 ए में आपको वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल है। अनुच्छेद 338 बी में ही आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। अनुच्छेद 338 बी में ही आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। अनुच्छेद 338 बी में आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 339 में ही क्या, अनुच्छेद 339 में ही आपको अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 339 में आपको क्या, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 339 में आपको अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग है। आपको अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ पर अनुच्छेद 339 में क्या, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आपको होना चाहिए। अनुच्छेद 340 आपको अनुच्छेद 340 क्या, अनुच्छेद 340 में आपको अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 340 में आपको पिछड़ा वर्ग, अनुच्छेद 340 में आपको पिछड़ा वर्ग आयोग। एक बार देखिए अनुच्छेद 339 आपको देख लीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय आयोग है क्या, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आपको है। अब आप ये देखिए अनुच्छेद 344 में ही आपको राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति है। अनुच्छेद 344 में ही आपको राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, अनुच्छेद 344 में आपको राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, अनुच्छेद 344 में आपको क्या है कि राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, अनुच्छेद 344 में ही आपको राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति है। अनुच्छेद 344 में ही आपको राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, अनुच्छेद 350 बी, अनुच्छेद 350 बी में ही आपको भाषा अल्पसंख्यकों के विशेष प्राधिकार, अनुच्छेद 350 बी में ही क्या, अनुच्छेद 350 बी में ही आपको क्या है कि आपको भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी, अनुच्छेद 350 बी में आपको भाषा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्राधिकारी आपको है। देखिए अनुच्छेद 349 में आपको अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुच्छेद 349 आपको अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति आपको क्या कि आपको अनुसूचित जनजाति शब्द रखे गए हैं। इस तरह से आपको अध्याय जो है पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इस अध्याय के बाद आपको ये भाग दूसरा अगले वीडियो में देखेंगे।